नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का इस लक्ष्मीकांत सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोजाना शाम को 8 बजे ये सीरीज आपकी चलती है और इसमें मैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। इससे पहले की जो क्लासेज हुई हैं वो प्लेलिस्ट सेक्शन में मौजूद हैं, जाकर देख लीजिए। इस सीरीज के लिए बहुत मेहनत लग रही है। पेड क्लासेस से समय निकाल कर इस क्लास को देना पड़ रहा है, तो इसलिए प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के मध्य शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं फैलाएं। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सरल शब्दों में सरल भाषा में वो सारी बातें बताऊं जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों के मध्य इसे शेयर करें, शो को हिट करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। आज का जो आपका चैप्टर है वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का पुनर्गठन। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। इससे पहले जो आपकी क्लास हुई है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से पहले, इससे पहले हुआ था आपका प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना से पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की विशेषताएं। उससे पहले संविधान का निर्माण। तो जो भी चैप्टर्स पहले हो चुके हैं उनको जाके देख लीजिए। पॉलिटी एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। अगर आप पहले के चैप्टर्स देखेंगे तब आगे के चैप्टर्स आपको समझ में आते हैं। पॉलिटी इज लाइक अ मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिक्स होता है ना कि अगर आप प्लस माइनस आपको नहीं आता तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, वैसे ही पॉलिटी है। पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझते हैं तो बात की चीजें कम समझ में आती हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि आप पुरानी क्लासेस जरूर देख लें, ठीक है। तो राज्यों का पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पर हम लोग चलते हैं। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, राज्यों के पुनर्गठन से पहले कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। उन बातों को पहले सुनिएगा और समझिएगा, फिर उसके बाद हम इधर चलेंगे। देखिए, शुरुआत में जब हमारे भारत देश में अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों का शासन जब हमारे भारत देश में था तो अंग्रेजों के शासन के दौरान लगातार इस बात की मांग चल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों को डिवाइड किया जाए, यानी भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाए, है ना। अब भाषा के आधार पर कांग्रेस, स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस की अपनी ये थिंकिंग थी कि आगे चल के लैंग्वेज के आधार पर स्टेट को डिवाइड किया जाएगा। मेरे भाइयों, बिफोर इंडिपेंडेंस जो कांग्रेस स्वयं इस बात को कह रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाए, आफ्टर इंडिपेंडेंस उस कांग्रेस की अपनी सोच बदल जाती है। यानी स्वतंत्रता के बाद उस कांग्रेस की अपनी सोच बदल जाती है। लिंग्विस्टिक डिवीजन पर जो कांग्रेस का अप्रोच है वो चेंज हो जाता है। पहले कांग्रेस इस बात की पक्षधर थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भाषा के आधार पर राज्यों को बांटेंगे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उसकी सोच बदलती है। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण था कि ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस हमने धर्म के आधार पर विभाजन भारत का देखा। रिलीजन जिस तरह से किसी कंट्री के बनने का एक बड़ा ग्राउंड होता है, वैसे लैंग्वेज भी किसी देश के बनने का एक बड़ा आधार होती है। जिस तरह से भाषा किसी देश के बनने का बड़ा आधार है, उसी तरह से धर्म भी है। भाषा और धर्म दोनों किसी कंट्री के बनने का एक बड़ा ग्राउंड है। तो धर्म के आधार पे हमने डिवीजन देखा, ढेर सारे चैलेंजेस देखे, ढेर सारे चुनौतियां देखे। तो हम नहीं चाहते थे कि भविष्य में फिर से इस तरह का कोई डिवीजन हो। और जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भारत देश में नेशनलिज्म इनिशियल स्टेज में था। नेशनलिज्म इनिशियल स्टेज में था, दैट मीन्स कि राष्ट्रवाद शैशव अवस्था में था। शैशव अवस्था में था यानी क्षेत्रवाद जैसी भावनाएं, रीजनलिज्म जैसी भावनाएं ज्यादा थी। और ऐसे में जब तक व्यक्ति के अंदर, व्यक्तियों के अंदर, समाज के अंदर हम राष्ट्रवाद नहीं ला लेते, यानी नेशनलिज्म नहीं ला लेते, तब तक भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना ठीक नहीं होगा। यह देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को लेकर थ्रेट हो सकता है, यानी देश की एकता और अखंडता को लेकर खतरा पैदा कर सकता है। यही कारण रहा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस की अपनी सोच बदल गई। लेकिन भाषाई मूवमेंट लगातार भारत देश में चल रहे थे। भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने के लिए लगातार आंदोलन चल रहे थे। और लगातार आंदोलन जब चल रहे थे तो उसी में लिंग्विस्टिक डिवीजन किया जाए या लिंग्विस्टिक डिवीजन नहीं किया जाए, इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग समितियां और आयोगों का गठन हुआ। जिसमें सबसे पहला, जहां से हम लोग पढ़ना शुरुआत करेंगे, तो मेरे भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड तेज हो गई, यानी डिमांड ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स क्या हो गई? तीव्र हो गई। और इसी के लिए कि लिंग्विस्टिक डिवीजन किया जाए या न किया जाए, इसके लिए 1948 में यानी 1948 में, दिसंबर 1948 में, सॉरी माफ कीजिएगा, जून 1948 में एक कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम हुआ धर कमीशन।
धर कमीशन के नाम से जिसे जाना जाता है, या जिसे धर आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसके चेयरमैन श्रीमान एस के धर साहब थे। एस के धर साहब इसके चेयरमैन थे, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। धर कमीशन का गठन क्यों हुआ मेरे भाई? तो ये जो कमीशन आपका बन रहा है, धर कमीशन, भाषाई प्रांतीय आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसका गठन इसलिए हुआ कि हम भाषा के आधार पर राज्यों को बांटें या भाषा के आधार पर राज्यों को न बांटें। तो क्या धर कमीशन ने लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट किया? तो मेरे प्यारे भाइयों, धर कमीशन ने लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इन्होंने कहा कि अभी इस समय भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना ठीक नहीं है। यानी अभी इस समय भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना ठीक नहीं है, बल्कि अगर आपको बांटना ही है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर बांटिए, यानी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटिए। भाषा के आधार पर बांटना अभी देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को लेकर थ्रेट हो सकता है, देश की एकता और अखंडता को लेकर थ्रेट हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि धर कमीशन ने क्या लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट किया, तो आप कहेंगे नहीं। 1948 में धर कमीशन बना, धर कमीशन ने लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। धर कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को वरीयता दी, यानी प्रशासनिक आधार पर राज्यों को बांटने की बात करी, यानी भाषा के बजाय प्रशासनिक आधार पर, ठीक है, रिकमेंडेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन द लैंग्वेज, ठीक है। अब 1948 में दिसंबर में इसकी रिपोर्ट आई, दिसंबर 1948 में इसकी रिपोर्ट आती है धर कमीशन की। और मेरे भाइयों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि धर कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो कांग्रेस के अपने ही सेशन में बवाल हो गया। मैंने तो देखा था, आप तो जानते हैं ना, मैं 4004 साल से जिंदा हूँ, 4005वां साल चल रहा है मेरा, तो मैंने तो आंखों से देखा। इस पर जज्बाती मत हो जाना। कांग्रेस के ही सेशन में, है ना, कांग्रेस के अपने सत्र में इस बात पर बवाल हो गया, धर कमीशन की रिपोर्ट पर। क्या बवाल हो गया? ये बवाल हो गया कि भाई, एक कांग्रेस का वर्ग ऐसा था जो धर कमीशन की रिपोर्ट के सपोर्ट में था, और एक कांग्रेस का वर्ग ऐसा था जो धर कमीशन की रिपोर्ट के सपोर्ट में नहीं था। और आपस में ही एक दूसरे पर पेपरबाजी चलने लगी, पेपर फेंकने लगे, झगड़ा होने की नौबत थी पूरी। और ऐसे में आनन फानन में तुरंत कांग्रेस को एक दूसरी कमेटी बनानी पड़ गई, इसी बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि हम भाषा के आधार पर राज्यों को बांटें या ना बांटें। और दूसरी कमेटी जो बनानी पड़ी, दैट कमेटी इज जेवीपी कमेटी। ये कांग्रेस पार्टी के लेवल पे गठित हुई। ये सरकार के स्तर पर गठित कमीशन है, ये पार्टी के स्तर पर, यानी कांग्रेस ने अपने पार्टी के भीतर, है ना, कांग्रेस ने अपने पार्टी के भीतर एक समिति का निर्माण किया जिसका नाम है जेवीपी कमेटी। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। किस लिए गठित हुई? दिसंबर 1948 में ये गठित हुई। किस लिए गठित हुई? इसलिए गठित हुई भाइयों कि लिंग्विस्टिक डिवीजन किया जाए या न किया जाए, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया जाए या न किया जाए। मेरे भाई, जेवीपी समिति ने भी औपचारिक रूप से लिंग्विस्टिक डिवीजन की डिमांड को रिजेक्ट किया, यानी कि भाषाई विभाजन की मांग को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक डिवीजन। ठीक है, यही बात मेंशन है। अब जेबीपी, अगर आपसे कहा जाए जेबीपी कमेटी कब गठित हुई? दिसंबर 1948। कब रिपोर्ट आई? 1949। इन्होंने लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट कर दिया? इन्होंने भी लिंग्विस्टिक डिवीजन को रिजेक्ट कर दिया। अब इन्होंने जब लिंग्विस्टिक डिवीजन यानी भाषाई विभाजन को अस्वीकार कर दिया, तब क्या होगा? बवाल और होगा। एक्चुअली जेवीपी कमेटी के बारे में एक लाइन कही जाती है कि ब्रेन वॉज एक्सेप्टेड बट थॉट वॉज नॉट, यानी दिमाग ने स्वीकार किया लेकिन दिल ने नहीं। क्योंकि इनका दिमाग ये मान रहा था कि आज नहीं तो कल लिंग्विस्टिक डिवीजन होगा, आज नहीं तो कल भाषाई विभाजन होगा, ये इनका दिमाग कह रहा था। लेकिन मेरे भाई, दिल बच्चा था नहीं, दिल देशभक्त था। दिल ये जानता था कि अभी अगर डिवीजन किए तो देश की इंटीग्रिटी को लेकर, अखंडता को लेकर खतरा हो सकता है। कहेंगे हमारा भाषा हमारा देश, है ना, हमारी लैंग्वेज हमारा कंट्री, तो इसलिए ठीक नहीं है। और यही कारण है कि इन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। ये लाइन एस्पेरेंट के लिए बहुत फिट बैठती है, ब्रेन वाज एक्सेप्टेड बट हार्ट वाज नॉट, है ना। आपका दिमाग कहता रहता है फ़ोन नहीं यूज़ करना है, फ़ोन नहीं यूज़ करना है, 10 बजा, 10:30 बजा, 11 बजा, है ना, 11:30 बजा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर ब्रेन वाज एक्सेप्टेड बट हार्ट वाज ना, दिल नहीं मानता है, फिर इधर से मिस यू, उधर से ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो वैसे ही इस कमेटी को अगर ध्यान से गहन इसकी रिपोर्ट को स्टडी करें तो ये समझ में आता है कि इन्होंने
एक्सेप्ट किया। इन्हें लगता था कि लिंग्विस्टिक डिवीजन पॉसिबल है, लेकिन ऑफिशियली इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जेवीपी कमेटी ने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर दो कमीशन आपको बताए। पहला मैंने आपको बताया धर कमीशन ने लिंग्विस्टिक डिवीजन को रिजेक्ट किया और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की सिफारिश की। दूसरा जेवीपी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने भी लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने भी भाषाई विभाजन को स्वीकार नहीं किया और भाषाई विभाजन को स्वीकार नहीं किया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारे भारत देश में 1949 अब तक क्या हुआ? भारत का संविधान क्या हो गया? बन गया। आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन गया। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जब बन गया तो भारत देश में राज्यों की क्या स्थिति रही, है ना? भारत देश में राज्यों की क्या स्थिति रही? भारत आजाद हो गया था। आजादी के बाद भारत देश, आजादी के बाद और संविधान जब अपना बन के तैयार हुआ तो राज्यों की क्या स्थिति थी? संविधान जो बन के तैयार हुआ वही संविधान आगे चल के 26 जनवरी को लागू भी हुआ। तो देखिए, भारत दो भागों में बटा था गुलामी के दौरान। यानी जिस समय जब भारत में आज़ादी के मूवमेंट चल रहा था उस समय भारत दो भाग में बटा था। एक तो अंग्रेजी प्रांत हुआ करते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेज हुआ करते थे, अंग्रेजी प्रांत जहां पर डायरेक्टली अंग्रेजों का नियंत्रण था। और दूसरा देसी रियासतें हुआ करती थी, यानी प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। ये बात बताई थी जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे। तो ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर, ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर स्टार्टिंग में राज्यों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर स्टार्टिंग में राज्यों को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो शुरुआत में ये जो राज्यों का ऑर्गेनाइजेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा, ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि चार भाग, यानी संविधान का पार्ट 6 जिसमें का वर्ग के राज्य रखे जाएंगे, 9 स्टेट। संविधान का भाग 7 पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें खा वर्ग के राज्य थे, इसमें भी 9 राज्य। संविधान का भाग 8 यानी पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें गा वर्ग के राज्य, इसमें 10 राज्य। संविधान का भाग 9, इसमें घा वर्ग के राज्य, यानी इसमें एक अंडमान निकोबार, ठीक है, यूनियन टेरिटरी जैसा इसका स्ट्रक्चर था। तो मैंने आपसे कहा कि जिस समय अपना संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय 9-9-10-1 ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9। आज ऐसा नहीं है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन मैं आपको बता रहा हूं। ये मूल संविधान की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं कि मूल संविधान में आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थितियां आपको नजर आ रही हैं। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। लेकिन मेरे भाई, भले ही लिंग्विस्टिक डिवीजन की डिमांड चल रही थी, भले ही भाषाई विभाजन की मांग लगातार चल रही थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन क्या लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट करते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन किया गया? क्या भाषाई विभाजन की मांग को मानते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन किया गया? नहीं। उस समय हमारे भारत देश में शुरुआत में दो आधारों पर राज्यों का गठन हुआ। एक ज्योग्राफिकल कन्वीनियंस के आधार पर, यानी भौगोलिक सुविधा के आधार पर, ठीक है, और दूसरा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। ज्योग्राफिकल कन्वीनियंस के आधार पर एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी भौगोलिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा और भौगोलिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ चार भाग में। जो गवर्नर प्रोविंस हुआ करते थे, गवर्नर के प्रांत हुआ करते थे, उनको का वर्ग यानी ए ग्रुप में रखा गया। जो बड़ी रियासतें थीं उनको खा वर्ग यानी बी ग्रुप में रखा गया। जो छोटी रियासतें थीं उनको गा वर्ग यानी सी ग्रुप में रखा गया। और अंडमान निकोबार को डी ग्रुप में रखा गया। ठीक, इस तरह से 9-9-10-1 कुल 28+1 यानी अंडमान निकोबार प्लस ये 28 राज्य आपके बनाए गए। ये कंडीशन, ये पोजीशन है आपकी 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 की।
ये हो गया। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो डिवीजन हुआ, हमारे फाउंडिंग फादर्स, हमारे संविधान निर्माता भी इस बात को समझते थे कि ये विभाजन पूरी तरीके से तार्किक नहीं है। संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि ये जो विभाजन हुआ है, ये विभाजन पूरी तरीके से तार्किक यानी पूरी तरीके से लॉजिकल नहीं है। आज नहीं तो कल इसमें रीऑर्गेनाइजेशन होना है, ये बात वो समझते थे। अब कैसे इसमें रीऑर्गेनाइजेशन होगा? तो भाषाई विभाजन की मांग को तो रिजेक्ट कर दिया गया है, फिर अब क्या होगा? तो भाषाई विभाजन की मांग को रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन एक घटना घटेगी। आंध्र प्रदेश में एक कार्यकर्ता थे, गांधीवादी कार्यकर्ता थे, है ना, बड़े मतलब बेहतरीन पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्ति जो गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में थे, यानी रेलवे में नौकरी करते थे, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए उन्होंने अपनी रेलवे की नौकरी छोड़ दी थी और गांधी जी के साथ हो गए थे, जिनका नाम था श्री रामुलु साहब। ठीक है, श्री रामुलु साहब, पोट्टी श्री रामुलु, ये एक गांधीयन वर्कर थे, और इस बात की डिमांड पर इन्होंने आमरण अनशन किया कि मद्रास में जो लोग तेलुगु बोलते हैं उनको अलग करो। यानी मद्रास एक बड़ा राज्य था जिसमें तेलुगु बोलने वाले भी लोग थे, और बहुत दिन से इस बात की मांग चल रही थी कि मद्रास में तेलुगु भाषियों को अलग करके एक नया राज्य बनाया जाए। और मद्रास में तेलुगु भाषियों को अलग करके एक नया राज्य बनाया जाए, उसी की डिमांड के लिए 56 दिनों की भूख हड़ताल की श्री रामुलु साहब ने। अब रामुलु साहब ने 56 दिन की भूख हड़ताल की, और आफ्टर 56 डे, ये 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद जब इनकी मृत्यु हुई तो आंदोलन थोड़ा वायलेंट हो गया, यानी हिंसक हो गया, और उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट दबाव में आती है और कांग्रेस की सरकार दबाव में आती है, और पहला लिंग्विस्टिक स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 1953, यानी 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। यानी आंध्र प्रदेश वाज फर्स्ट स्टेट, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर गठित हुआ, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर गठित हुआ। यानी पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना, जिसका नाम हुआ क्या? आंध्रा स्टेट। आंध्रा स्टेट पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना। कहां से अलग होके बना भाई? मद्रास से अलग होके बना। कौन सी भाषा वालों को अलग किया गया? ऐसे लोग जो तेलुगु स्पीकिंग थे, है ना। तो इन अक्टूबर 1953 द फर्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक डिवीजन आंध्र प्रदेश वाज फॉर्म्ड। ठीक है, मद्रास से अलग होकर तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग। अब जाहिर सी बात है कि मेरे भाई, जब नया स्टेट कोई बन जाएगा तो और भी डिमांड शुरू हो जाएगी ना, लिंग्विस्टिक डिवीजन। देखो, एक राज्य में किसान का लोन माफ होता है, दूसरे राज्य के किसान टमाटर लेकर सड़क पे आ जाते हैं, है ना, पूरा टमाटर प्याज हाईवे पे डाल देते हैं। तो ऐसे में डिमांड और तेज हुई। अब जब 1953 में, खासकर साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में जो लोग गुजराती बोलते थे वो अपने आप को अलग करने की बात कर रहे थे, गुजराती मराठी कह रहे थे हमको अलग करो। और इसके बाद फिर इसी डिमांड के लिए एक लास्ट कमीशन बनेगा, एक आयोग बनेगा भाषाई विभाजन की जांच के लिए ही। उस आयोग का नाम होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे आप कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, या इसे आप फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, या इसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। फजल अली आयोग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो चेयरमैन बने वो श्रीमान फजल अली बने। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसका गठन 1953 में हुआ, यानी 1953 में हुआ। 1953 में स्टेट, दिसंबर 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ, और राज्य पुनर्गठन आयोग के चेयरमैन श्रीमान फजल अली थे। इसमें 3 लोग थे, एक फजल अली जो कि अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, ठीक है, एक आपके के.एम. पडिक्कर, ठीक है, और दूसरे एच.एन. कुंजुरु, कुंदरू नहीं भाई, एच.एन. कुंजुरु, ठीक है, एच.एन. कुंजुरु, के.एम. पडिक्कर और आपके क्या, फजल अली। ये 3 लोग थे किसमें? फजल अली कमीशन ने। क्यों बन रही है फजल अली कमीशन भाई? टू इन्वेस्टिगेट द लिंग्विस्टिक डिवीजन, यानी भाषाई विभाजन की जांच के लिए फजल अली कमीशन का गठन हुआ। और भाषाई विभाजन की जांच के लिए फजल अली कमीशन का गठन हुआ, और फजल अली कमीशन ने लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट किया क्या? अब सवाल यह है कि क्या फजल अली आयोग ने लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट किया?
क्या फजल अली कमीशन ने लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट किया? सवाल ये है। तो देखिए, इस सवाल का जवाब बहुत ध्यान से सुनिएगा। फजल अली कमीशन ने भाषाई विभाजन को तो स्वीकार किया, फजल अली कमीशन ने लिंग्विस्टिक डिवीजन को तो एक्सेप्ट किया, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब फजल अली कमीशन ने ये कहा कि भारत देश में कोई भी ऐसा राज्य बनाना संभव नहीं है जहां एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, भाषा और कल्चर यानी लैंग्वेज और संस्कृति के आधार पर राज्य बनाइए, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं चलेगा। एक लाइन में आप इसकी रिकमेंडेशन ध्यान रखिएगा। फजल अली कमीशन ने क्या लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट किया? यस, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट कॉन्सेप्ट वाज रिजेक्टेड। भाषाई विभाजन को स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य की अवधारणा को रिजेक्ट कर दिया। सितंबर 1955 में इनकी रिपोर्ट आई। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग को स्वीकार किया, लेकिन एक राष्ट्र एक भाषा, एक राज्य एक भाषा, ठीक है। डिमांड फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज एक्सेप्टेड, बट वन नेशन नहीं भाई, वन स्टेट, ठीक है। वन स्टेट वन लैंग्वेज, एक राज्य एक भाषा के डिमांड को उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। किसने? फजल अली कमीशन ने। एक भाषा एक राज्य की अवधारणा को इन्होंने एक्सेप्ट किया। फजल अली कमीशन ने कहा कि ये जो राज्यों का चार ग्रुप है, राज्यों का ये चार ग्रुप जो पढ़ रहे हैं ना, ABCD, ये राज्यों का चार ग्रुप समाप्त कर दो। ये फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन थी। फजल अली कमीशन ने कहा कि ये राज्यों का चार ग्रुप समाप्त कर दो और क्या करो कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ और ये राज्यों का चार ग्रुप समाप्त कर दो, ठीक है। यहां समझते हैं जरा सा क्या क्या फजल अली कमीशन ने कहा। तो फजल अली कमीशन ने क्या लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट किया? भाषाई विभाजन, ठीक है। ये रिपोर्ट है फजल अली कमीशन की। भाषाई विभाजन को इन्होंने स्वीकार किया, एक्सेप्टेड द लिंग्विस्टिक डिवीजन, भाषाई विभाजन स्वीकार, ठीक है। लेकिन बट वन लैंग्वेज वन स्टेट कॉन्सेप्ट वाज, एक राज्य एक भाषा की अवधारणा को रिजेक्ट किया, ठीक है। एक राज्य एक भाषा, एक राज्य एक भाषा यानी वन लैंग्वेज वन स्टेट रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने कहा, ये जो चार ग्रुप है यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, है ना, ABCD अभी हम लोगों ने देखा था ना शुरुआत में जब बने थे ABCD वाले राज्य। तो ये चार ग्रुप आप क्या कर दो? चार ग्रुप आप समाप्त कर दो, ऐसा ही उन्होंने कहा, ठीक है। यानी ये जो चार ग्रुप है, ये चार ग्रुप पूरी तरीके से क्या कर दो? पूरी तरीके से ये चार ग्रुप अपने समाप्त कर दो। ये फजल अली कमीशन का कहना था। प्लस इन्होंने कहा कि 16 राज्य बनाओ यानी 16 स्टेट्स बनाओ और 3 यूनियन टेरिटरी बनाओ, 3 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य बनाओ, ये इन्होंने कहा। फजल अली कमीशन ने उस समय हैदराबाद बनाने की सिफारिश की थी। हैदराबाद और विदर्भ बनाने की सिफारिश की थी, हालांकि हैदराबाद विदर्भ नहीं बनेगा। फजल अली कमीशन ने, सवाल पूछ लिया जाता है कि हैदराबाद और विदर्भ बनाने की सिफारिश कौन से कमीशन ने की थी? फजल अली कमीशन ने की थी। फजल अली कमीशन ने पंजाब डिवाइड करने का विरोध किया था। हालांकि पंजाब आगे चल के डिवाइड होगा, हरियाणा बनेगा और पंजाब बनेगा, लेकिन फजल अली कमीशन ने पंजाब विभाजन का क्या किया था? विरोध किया था, यानी पंजाब विभाजन को फजल अली कमीशन ने अपोज किया था। तो ये फजल अली कमीशन की रिपोर्ट थी। हालांकि इसमें सब नहीं माना जाएगा, लेकिन फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में संशोधन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आएगा मेरे भाई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन होगा और एक कानून बनाया जाएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। अब 7वें संविधान संशोधन देखो, दो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास करेगी संसद, तथा 7वां संविधान संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये जो आपने
अभी पढ़ा था भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। इसमें 9 थे, इसमें 9 थे, इसमें 10 थे, इसमें 1 थे। ए बी सी डी। तो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये सब समाप्त हो जाएगा। ये चारों भाग संविधान से रिपील कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। सातवां आज तक समाप्त है संविधान में, आज भी पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है। पार्ट 9 बाद में पंचायत के रूप में जिंदा हुआ फिर से, उस समय समाप्त हो गया था। ठीक है। हाँ, 6, पार्ट 6 को बनाए रखेंगे और इसका टाइटल देंगे स्टेट, भाग 6 में राज्य। भाग 8 को यहां से समाप्त करके इसका टाइटल बदलेंगे और इसका टाइटल देंगे यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश। यानी 4 ग्रुप समाप्त करके सिर्फ 2 ग्रुप बनाया गया। एक भाग 6 और भाग 6 का टाइटल दिया गया राज्य, स्टेट, और भाग 8 का टाइटल दिया गया यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश। ठीक है। यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाई जाती हैं, संघ शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट भर जाना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है जब आप नीचे आप कमेंट में लिखते हैं। तो अब यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाई गई, मैं नहीं बता रहा हूं, आपको बताना है। तो आप गूगल करिए, चैट जीपीटी करिए कि भारत देश में केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए। अगर आप आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, हमारा तो धीरे धीरे रोल अब समाप्त हो रहा है। अब हमारा रोल बस यही बचेगा, आपको ये बताना कि क्या पढ़िए क्या ना पढ़िए। ये यहां से पढ़ लीजिए, ये यहां से पढ़ लीजिए, ये ऐसे तैयार कर लीजिए, ये ऐसे तैयार कर। टीचर का बस यही रोल बचेगा। अध्यापक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में अध्यापक की भूमिका लगातार अब घटती जा रही है। हमारा रोल अगर ढंग से देखा जाए तो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में, सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी में हमारा रोल बस अब इतना रह गया है कि आपको ये बताएं कि ये यहां से पढ़ लीजिए, ये यहां से पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसको मत पढ़ लिए। यहां से सवाल बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं, यहां से सवाल बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसको इजी वे में ऐसे पढ़ा जा सकता है, इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है। ये पढ़िए, इसमें इंटरेस्ट डेवलप करिए। हमारा रोल बस इतना ही बचेगा कुछ दिन बाद, क्योंकि ऐसा जमाना है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि उसको आप प्रॉम्प्ट देते हैं, कहते हैं कि इस बात को मुझे समझाओ, तो वो आपको समझाता है। फिर आप उसको एक बार कहिए, एक बार और समझाओ अच्छे से कहानी की तरह, तो कहानी की तरह समझाता है। फिर उसको एक बार डांट दीजिए, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ढंग से समझाओ, तो कहता है मैं माफी चाहता हूं, अब की बार मैं आपको और सरलता से समझाता हूं मेरे दोस्त, मुझसे तुम नाराज ना हो। बात करो, देखो चैट जीपीटी से ऐसे कहता है। ठीक, फिर आपको और इजी वे में समझाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कहोगे ना, हमको नहीं समझ में, हमको बिल्कुल गांव की भाषा में समझाओ, हमारी भाषा में समझाओ, तब आपको समझाएगा। सोचो, ये जमाना है। अब अध्यापक की भूमिका कम होगी कि नहीं होगी, 100% अध्यापक की भूमिका कम होगी। अब आपको इसका यूटिलाइजेशन करना है, ऐसा नहीं है, आप इसका यूटिलाइजेशन किया करिए, आप इस बात को यूटिलाइज करिए। हर तकनीकी के सकारात्मक पक्ष को अपनाना जरूरी है। अगर हम तकनीकी के पॉजिटिव इम्पैक्ट को नहीं अपनाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो उसे अपनाना बहुत जरूरी है मेरे भाई, और जरूर अपनाइए। और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश क्यों बनाए गए, तो उसको आप गूगल करिएगा, चैट जीपीटी करिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में पेस्ट करिएगा, जरूर करिएगा। चलिए, तो मैंने आपसे क्या कहा कि सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यह समाप्त कर दिया गया और एक नया कानून बनाया गया। उस कानून का नाम हुआ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, द क्लासिफिकेशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और इसके तहत मेरे भाई 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है। यानी द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज इनटू 4 कैटेगरीज वाज एबॉलिश्ड। यानी 4 ग्रुप वाले राज्यों को समाप्त कर दिया गया। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1 नवंबर 1956 को। 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी स्टेब्लिश की गई। तो मैंने आपसे क्या कहा कि थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 14 स्टेट बनाए गए, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।
शुरुआत में। अब ये 14 कितने हैं, 28 है, 28 9 हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया तो ये 28 हो गया। ठीक है, ये 9 यूनियन टेरिटरी पहुंच गई थी, लेकिन दादर नगर हवेली दमन दीव को मर्ज कर दिया गया, तो अभी राइट नाउ कितनी है, 8। तो अभी 28 स्टेट हैं और 8 आपका क्या है, यूनियन टेरिटरी। अभी करंटली आप देखेंगे तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। अब आपके यहाँ जो सवाल आता है, सवाल आपके यहाँ इससे रिलेटेड पूछा जाता है मेरे भाइयों कि ये 14 से 18 कैसे। तो प्रीलिम में अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम में इस तरह से सवाल आता है मिलान करने के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो मिलान करने के लिए सवाल आता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है, इधर 15th लिख देगा, 16th लिख देगा, 16 लिख देगा, 17 लिख देगा, 18 लिख देगा। यानी ये 14 से 18 राज्य कैसे बने। तो 15वां कौन सा था, 16वां, 17वां, 18वां कौन सा था। इधर स्टेट्स दे देगा और इधर क्या दे लिख देगा, इधर नंबर लिख देगा कि भाई ये 15वां 16वां था, और मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आता है। 4 राज्य दे देगा और पूछेगा कौन सा पहले बना कौन सा बाद में बना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिए तो आप देखेंगे लिखा, जो टॉपिक मैं पढ़ाता जा रहा हूं उस टॉपिक के सवाल आप घटना चक्र से सॉल्व करते जाइए। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाया प्रियम्बल, प्रियम्बल के सवाल सारे घटना चक्र से सॉल्व करिए। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, उसके सवाल पूरे घटना चक्र से सॉल्व करिए। यहाँ पढ़िए, घटना चक्र से सवाल सॉल्व करिए और 20 मिनट्स हो देखिए। दुनिया कोई ताकत पॉलिटी के सवाल आपको गलत नहीं करा पाएगी, ये मास्टर का दावा है। लेकिन फिर भी गलत हो गया तो उसमें किस्मत का दोष हो सकता है। अगर आप मेहनत से करेंगे तो आपका दोष नहीं है, किस्मत का दोस्त है। क्योंकि भाई सिलेक्शन में 90% आपकी मेहनत, 10% कहीं ना कहीं किस्मत भी होती है। पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन मैं इस बात को अब मानने लगा हूँ। तो खैर, तो ये कैसे बना ये हम लोग देख लेते हैं कि 15वां राज्य कौन सा था, 16वां राज्य कौन सा था। तो 15वां पर आते हैं। एक बड़ा प्रांत हुआ करता था बंबई प्रांत, बॉम्बे प्रांत हुआ करता था बंबई। ठीक है, अब बंबई प्रांत जो हुआ करता था ये बड़ा प्रांत था बंबई। और बंबई से क्या हुआ कि 1960 में, 1960 में बंबई से जो लोग मराठी बोलते थे अलग होके क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया। और वो जो लोग गुजराती बोलते थे वो गुजरात हो गया। 14 राज्य पहले से थे, 14 में ही एक क्या था, बॉम्बे था। ठीक है, बॉम्बे था तो मराठी अलग हुआ तो मराठी इधर ही गया, एक अलग, सॉरी, मराठी को अलग गुजराती को अलग किया गया तो गुजरात अलग हुआ तो गुजरात बना 15th स्टेट। तो अगर आपसे कहा जाए कि 15वां राज्य कौन सा बना, तो 15वां राज्य बना गुजराती। किस आधार पे बना, भाषा के आधार पर बना। जो लोग बंबई में गुजराती बोलते थे उनको अलग किया गया और उनको अलग करके क्या बनाया गया, 15वां राज्य बनाया गया। तो अभी इधर मत ध्यान दो अभी, ठीक है, अभी इसको मत ध्यान दो। ठीक, अभी 14 से लेकर 28 कैसे पहुंचे ये समझो। ठीक है, इधर भी ध्यान देने लगोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो लिखा है इसको अभी छोड़ दो। अभी अपने को ये समझना है कि 14 से लेकर 28 तक कैसे पहुंचे, यानी 14 से लेके 28 तक कैसे पहुंचे। तो 15वां राज्य कौन सा बना, गुजराती बना। कहां से अलग होके बना, बंबई से अलग होके बना। जो लोग गुजराती बोलते थे कौन सा राज्य बनाया गया, 15वां राज्य। आ जाते हैं आगे, 16वां राज्य। 16वां राज्य असम क्षेत्र की जो असम का जो त्वेंशांग एरिया हुआ करता था और जो नागा पहाड़ी हुआ करती थी, तो नागा और त्वेंशांग एरिया को असम से अलग होके, बहुत दिन से इस बात की डिमांड चल रही थी, नागा इस बात की डिमांड कर रहे थे कि हमको क्या कर दिया जाए, हमको अलग कर दिया जाए, हमको अलग कर दिया जाए। इस बात की डिमांड लगातार चल रही थी। और उसी बीच क्या हुआ कि मेरे भाई 1963 में, 1963 में असम से अलग होकर आपका 16वां राज्य बनाया गया। और 16वां राज्य आपका कौन सा बनाया गया, नागालैंड बना। तो 15वां कौन सा बना, गुजरात बना। 16वां कौन सा बना, 16वां आपका नागालैंड बना। ठीक है, अभी इस पर मत आओ। ठीक है, इस पे बातचीत बाद में बात करेंगे। अब 17वें पे आते हैं सीधे। ठीक है, एक सीरियल से चलो जैसे चीजें समझ में आए। 17वें राज्य पर आते हैं। तो पंजाब एक बड़ा प्रांत हुआ करता था। पंजाब में जो लोग हिंदी बोलते थे उनको अलग किया गया, जो लोग पंजाबी बोलते थे उनको अलग किया गया, जो पहाड़ी क्षेत्र थे वो अलग किया गया। अब देखो, पंजाब प्रांत का डिवीजन 1966, ठीक है, 1966 पंजाब प्रांत का डिवीजन। और साहा कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद पंजाब प्रांत का क्या हुआ, विभाजन हुआ। जो हिंदी मैदानी क्षेत्र था हिंदी बोलने वाला, वो 17वां राज्य बनाया गया। ठीक है, 17वां राज्य बनाया गया। चंडीगढ़ को अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाने का पॉलिटिकल रीजन था, क्योंकि पंजाब कह रहा था कि हम भी कैपिटल बनाएंगे, हरियाणा कह रहा था हम भी कैपिटल बनाएंगे, तो इसलिए उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और जो पहाड़ी क्षेत्र था वो हिमाचल में डाला गया। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल में डाला गया। उसके बाद पहले हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था।
पहले हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन 1971 में उसे क्या बना दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यानी स्टेटहुड का दर्जा उसे मिला और 18वां राज्य बना। यानी यहां आप देखेंगे कि आपने क्या देखा अभी तक, 15th गुजरात, 16th नागालैंड, ठीक। फिर आ जाओ 17th, 17वां राज्य कौन सा बना, 17वां राज्य आपका बना हरियाणा। कहां से अलग होके बना, पंजाब से अलग होके बना। 18वां राज्य आपका हिमाचल प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, फिर उसको क्या कर दिया गया, उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये हो गया 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया आपका, ठीक है, 18 हो गए। हाँ, पहले 14 से 18 पहुंचिए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में 19, 20, 21 तीन राज्य बने 1972 में। 1972 में मणिपुर 19वां राज्य बना, त्रिपुरा 20वां राज्य बना, मेघालय आपका 21वां राज्य बना। तो तीन राज्य आपके सामने ये हो गए, कौन कौन से हो गए, है ना, MTM, ठीक। कब, ये 19, ये 20 और ये आपका क्या हो गया, 21 हो गया, ठीक है। सिक्किम की कहानी पर आते हैं। सिक्किम की कहानी मैंने आपको कल बताई थी कि 36वां संविधान संशोधन, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत देश में 22वां राज्य, कल ही इस बात पर चर्चा हुई थी। मैंने आपको एक बात बताई थी कल कि दो संशोधन सिक्किम से रिलेटेड है, एक 35th 35वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 2A जोड़ा गया था, अगर आपने कल की क्लास करी हो तो, और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, यानी सह राज्य का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद 36 अमेंडमेंट आया और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इस 2A को समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को टोटल फुल्ली, माफ कीजिएगा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यानी सिक्किम 22वां राज्य बना। तो कितने हो गए थे भाई, अभी इससे पहले तक कितने राज्य अपने पास हो गए थे, 21 हो गया था ना। मेघालय था 21, ठीक है, मेघालय 21 था, तो 22वां राज्य अपने पास क्या बना, सिक्किम बन गया। अब 22वां सिक्किम बना, फिर उसके बाद मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, 23वां राज्य आपका क्या बना, मिजोरम बन गया। तो 23rd स्टेट आपका क्या हो गया, 23rd स्टेट आपका मिजोरम हो गया। मिजोरम 23वां राज्य बना। अब आ जाते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश पर, ठीक है। 1987 में पहले अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को 24th स्टेट यानी 24वां राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश को 1987 में यानी 1987 में 24वां राज्य यानी 23 हो गए थे, अब 24वां अपने पास आ गया अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं गोवा पे। गोवा की पीछे जो कहानी लिखी हुई थी मैं आपको समझाता हूं। माफ कीजिएगा। गोवा पहले मेरे भाई पुर्तगालियों के कब्जे में था, और पुर्तगाली ये चाहते थे कि गोवा हमारे पास रहे। पुर्तगालियों ने अपने यहां प्रस्ताव भी पारित किया था कि गोवा पुर्तगाल का अंग है, लेकिन भारत चाहता था कि गोवा भारत का भाग बने, और गोवा के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत इस बात की आवाज उठा रहा था कि गोवा भारत का पार्ट बने। 1961 में हमने एक ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम हुआ ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाया और गोवा पे कब्जा कर लिया। 1961 में गोवा को भारत में मिला लिया, और 1987 में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। पहले गोवा यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था। फिर 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और गोवा माफ कीजिएगा 1987 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसे 25th स्टेट बनाया गया, यानी 25वां राज्य बनाया गया। तो अपने पास कुल कितने राज्य हो गए, अपने पास हो गए भाई कुल 25 राज्य हो गए। अब अभी तक, अब देखो यहां समझना जरा सा, अब तक आपने ये देखा कि 14 से लेकर 25 तक जो राज्यों का गठन हो रहा है उनमें या तो लिंग्विस्टिक डिवीजन है, या तो भाषाई या सांस्कृतिक आधार है, यानी लिंग्विस्टिक और कल्चरल ग्राउंड है, या आप देख रहे हैं कि नृजातीय आधार है, यानी जनजातीय मांगों के आधार पर, ठीक है, बनाया जा रहा है। लेकिन सन 2000 के दौर में एक नई मांग शुरू हुई भारत देश में भाषा के आधार पर, विकास की मांग। वो आज भी चल रही है। विकास की मांग की
विकास के आधार पर नए राज्यों का गठन करिए। और उसी में उत्तर प्रदेश में जो ये जल संसाधन वाटर रिसोर्स वाला एरिया था जिसे आप उत्तराखंड के नाम से आज जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र था उसने कहा कि हमारे पास टूरिज्म है, हमारे पास वाटर रिसोर्स है, हमको अलग कर दोगे तो हम डेवलप कर ले जाएंगे। मध्य प्रदेश में ऐसे छत्तीसगढ़ ने कहा कि हमारे अपने रिसोर्स अपने मिनरल्स हैं। बिहार में झारखंड वाले क्षेत्र ने कहा कि हमारे पास अपने रिसोर्स अपने मिनरल्स हैं, हमें अलग करोगे तो हम डेवलप कर ले जाएंगे। तो विकास के आधार पर ये मांग, और इस मांग को पूरा किया गया। 26वां राज्य 26 26 27 28 26वां राज्य मध्य प्रदेश से अलग करके आपका छत्तीसगढ़ बनाया जाएगा 1 नवंबर सन 2000। ठीक है, 1 नवंबर 9 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 9 नवंबर, और अगला जो आपका बनेगा वो बनेगा 15 नवंबर। ठीक है, तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बनेगा मध्य प्रदेश से अलग होके, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग होके आपका क्या बनेगा, उत्तराखंड बनेगा। तो 1 नवंबर सन 2000 छत्तीसगढ़, 9 नवंबर सन 2000 उत्तराखंड, 15 नवंबर सन 2000 बिहार से अलग होके आपका क्या बनेगा, झारखंड बनेगा। तो 26वां राज्य आपका 25 हो गया था ना, ठीक है, 26 बना छत्तीसगढ़, 27वां राज्य आपका बना उत्तराखंड, और 28वां राज्य आपका बन के आएगा दैट इज योर झारखंड। 15 नवंबर सन 2000 बिहार से अलग करके क्या बनाया गया, झारखंड। छत्तीसगढ़ से अलग करके मध्य प्रदेश बना, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बना, बिहार से अलग करके झारखंड बना। उसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना को 2 जून 2014, 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग किया गया आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके 29th स्टेट यानी 29 राज्य बनाया गया। आप कह रहे हैं कि सर 28 से 29 कहाँ पहुंच गए आप? तो मेरे भाइयों, 29th स्टेट बना तेलंगाना, लेकिन 29 राज्य थे। लेकिन हुआ क्या कि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो ऐसे में जब जम्मू कश्मीर क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, तो मेरे भाई जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भारत देश में कुल राज्यों की स्थिति कितनी हो गई, 28। तो 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य था। आर्टिकल 370 के तहत आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था, लेकिन संविधान आदेश 2019 के तहत इसका स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और एक कानून बनाया गया जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा दो अलग अलग, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख के रूप में दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का उदय हुआ। लेह और कारगिल ये जिले लद्दाख में, बाकी सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर के थे वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है। दो जिलों को अलग किया गया, एक लेह और एक कारगिल। इन दोनों जिलों को अलग करके एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया जिसका नाम है क्या, लद्दाख। लद्दाख एक नई यूनियन टेरिटरी बनी आपके लिए। तो यहां तक आपने समझा। तो यानी कुल मिलाकर 1956 में आपने क्या देखा कि हमारे पास 14 स्टेट थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, और 2026 में आप अभी देख रहे हैं कि अपने पास 28। ये 14 से 28 में कैसे कन्वर्ट हुआ ये आपने देखा। ठीक है, 14 से 28 में कैसे कन्वर्ट हुआ ये आपने देखा। ये 6 से 8 में कन्वर्जन कैसे हुआ ये आपके लिए होमवर्क है कि पहले 6 कौन सा था और अभी 8 कौन सा है। इसको आप चार्ट गूगल करके किताब से पढ़ के देखेंगे कि पहले 6 क्या था और अभी 8 क्या है। ठीक, हालांकि जो सवाल आपके यहाँ पूछे जाते हैं प्रीलिम में सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं कि 14 से 18 कैसे। ये सवाल आपके यहाँ पूछे जाते हैं 15वां 16वां। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही हैं। तो आई होप अब आप इतना समझ गए होंगे कि भाई भारत देश में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, यूनियन टेरिटरी का। आप पढ़िएगा, 5 मिनट का काम है। ठीक, एक बात इसमें और देख लेते हैं लास्ट, नाम परिवर्तन। राज्यों का पुनर्गठन आर्टिकल 3 के तहत संसद को शक्ति है, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। वैसे नाम परिवर्तन भी किसकी पावर है, नाम परिवर्तन भी संसद की ही शक्ति है। यानी नाम बदलना भी किसकी शक्ति है, संसद की, यानी पार्लियामेंट की ही पावर है, संसद की ही शक्ति है। संसद की शक्तियों से ही नाम परिवर्तन होता है। ठीक है, पावर ऑफ पार्लियामेंट है। वैसे ही जैसे किसी नए राज्य का निर्माण होता है, जैसे सीमा बदलती है, जैसे क्षेत्र बदलता है, वैसे ही नाम भी बदलता है। तो संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस नाम हुआ करता था पहले उत्तर प्रदेश का,
और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को हम एक दिवस मनाते हैं, उत्तर प्रदेश डे। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को हम इसीलिए उत्तर प्रदेश डे मनाते हैं। 1969 में मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु किया गया। 1973 में मैसूर का नाम बदल के क्या किया गया, कर्नाटक किया गया। 1973 में ये जो आपके लकादीव, मिनिकॉय और अमान दीवी 3 गांव थे, इसको आपको लक्षद्वीप किया गया, ये आइलैंड। लकादीव, मिनिकॉय और अमान दीवी, ये आपका लक्षद्वीप बने। 1992 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का नाम क्या हुआ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अभी आप क्या कहते हैं, एनसीआर दिल्ली किया गया 1992 में। उत्तरांचल, पहाड़ी क्षेत्र को जब उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था तो उसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन 2006 में उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। पौंडुचेरी जो आपकी यूनियन टेरिटरी है, 2006 से पहले उसका नाम पौंडुचेरी था, लेकिन 2006 में उसका नाम बदल के पुडुचेरी कर दिया गया। 2011 लास्ट, उड़ीसा, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, उड़ीसा था, उड़ीसा से इसको ओडिशा कर दिया गया, ठीक है, उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया। क्लियर है बात? तो ये है नाम परिवर्तन जो हुए थे। नाम परिवर्तन भी आर्टिकल 3 की प्रक्रिया के तहत ही हमारे भारत देश में नाम भी चेंज होता है, यानी नाम का भी परिवर्तन होता है। समझ गए इतनी बातें? तो आई होप आप इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और मेरे भाइयों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने ये बातें समझी हैं या नहीं समझी हैं। यदि आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी यदि आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारा स्टडी आईक्यू आपके लिए एक प्रोग्राम चलाता है, और उस प्रोग्राम का नाम है आरंभ। आरंभ एक प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता है, ठीक है, और इस समय जो ऑनगोइंग है वो है आरंभ 18.2। ये एक ऐसा प्रोग्राम है मेरे प्यारे भाइयों कि जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपके लिए कराई जाती है। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है, और इस समय यूपी पीसीएस के किसी भी बैच या स्टेट सिविल सर्विसेज के किसी भी बैच में इस समय अपने यहाँ एक सेल चल रही है रिपब्लिक डे की। पहले से चल रही थी, लेकिन इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 तारीख तक, और इसमें अप टू 77% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, अप टू 77% का डिस्काउंट आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए, किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज का परचेज करते हैं तो, और जो सबसे पॉपुलर कोर्स है वो है आरंभ। आरंभ में प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। कैसे आप आरंभ में एनरोल कर सकते हैं, तो आप जाइए स्टडी आईक्यू पर, स्टडी आईक्यू पर इस तरह से आप जाइए, ठीक है। स्टडी आईक्यू पर जब आप जाएंगे तो आपको पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में जाना होगा। किस में जाना होगा? पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में। यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा है पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में आप स्टेट पीसीएस पे क्लिक करिए, फिर उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए। उत्तर प्रदेश पे यदि आप क्लिक करेंगे, देखिए आरंभ 18.2, ये एक फाउंडेशन बैच है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए है। ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपका आलेखन 2.0 बैच है। ये आपका प्री ओरिएंटेड बैच है, ठीक है, और ये आपकी टेस्ट सीरीज है। इन सब पर ऑफर चल रहा है, अप टू 77% का डिस्काउंट चल रहा है। अब आरंभ में आपको इनरोल करना है तो यहाँ बाय नाउ पर जाइए। जाने के बाद यहाँ देखेंगे कि दो तरह के कोर्स हैं आरंभ के, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड में पूरा सिलेबस पढ़ने को मिलता है, करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है, 2 साल की वैलिडिटी मिलती है, 1100 प्लस घंटे की क्लासेस मिलती हैं। वहीं यदि आप प्लेटिनम में आएंगे तो प्लेटिनम में ये चीज़ें जो गोल्ड में मैंने बताई वो तो मिलती ही मिलती हैं, साथ ही साथ एक फाउंडेशन कोर्स एक्स्ट्रा, एक प्री का कोर्स एक्स्ट्रा, एक सवालों का एमसीक्यू का पीवाईक्यू का कोर्स एक्स्ट्रा, एक एनसीईआरटी का कोर्स एक्स्ट्रा, किताबें आपके घर जाती हैं। 4 साल की वैलिडिटी है प्लेटिनम की। तो कंप्लीट सारगर्भित अप्रोच के लिए यदि आपको किताब और टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ नहीं खरीदना है तो आप हमारे यहाँ का प्लेटिनम कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ बाई नाउ पे आप जाइएगा, मोबाइल नंबर इंटर करिएगा, ओटीपी इंटर करिएगा, उसके बाद यहाँ कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आएगा। देख लीजिएगा कहाँ ऑप्शन आ रहा है, पहले से कूपन कोड लग के भी आ जाता है तो उसको रिमूव कर दीजिएगा और कूपन कोड लगाइएगा VL लाइव कूपन कोड जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है। देखो गोल्ड पे मिल रहा है 9,999 का, और ये 9,999 का पड़ रहा है, और प्लेटिनम में भी आप देखेंगे कि कितने का पड़ रहा है, 16,999। किसी प्रकार की असुविधा हो रही है परचेज करने में, आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की समस्या है,
रिसोर्सेज की समस्या है ना, जेन्युइन समस्या है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, उस समस्या का समाधान भी ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और फैलाइएगा क्या सेशन। थैंक यू।